बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ अ स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर या शेल थ्योरम। दो शेल थ्योरम हैं जो हम डिस्कस करेंगे। आइजैक न्यूटन प्रूव्ड द शेल थ्योरम। शेल थ्योरम में पहला थ्योरम है a spherically symmetric object affects other objects gravitationally as if all of its mass were concentrated at its center। सेकंड शेल थ्योरम जो हम कुछ देर बाद आगे जाके प्रूव करेंगे वो क्या था? If the object is a spherically symmetric shell that is a hollow ball, अंदर से खोखला है, then the net gravitational force on a body inside of it, उसके अंदर कहीं भी एक बॉडी अगर रख देंगे शेल के अंदर तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो जीरो होगी। ये हमारा सेकंड थ्योरम होगा। इंशाल्लाह हम ये दोनों प्रूव करेंगे। तो पहले हम प्रूव करेंगे कि a spherical symmetric body attracts particles outside it as if its mass were concentrated at its center। एक शेल ऐसे बिहेव करता है बाहर वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए जिस तरह उस पूरे के पूरे शेल का जो मैस होता है उसके सेंटर के ऊपर कंसंट्रेट होता है, सेंटर के ऊपर पड़ा होता है। इसे हमने अब प्रूव करना है। ये हमारा है फर्स्ट थ्योरम, फर्स्ट शेल थ्योरम या फर्स्ट थ्योरम इसके कहते हैं। इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं? इस पर्पस के लिए हम एक यूनिफॉर्म थिकनेस का एक लेते हैं स्फीयर। कंसीडर अ यूनिफॉर्म डेंसिटी का स्फेरिकल शेल। इसकी मैस है कैपिटल M, जिसकी थिकनेस है T, स्मॉल t उसकी थिकनेस रखी गई है, और जो T थिकनेस है इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू इट्स रेडियस। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जो फुटबॉल होता है जो अंदर से हालो होता है, क्योंकि शेल है तो अंदर से खोखला होना चाहिए, खाली होना चाहिए। या आप जिस तरह बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उनके पास प्लास्टर की बॉल होती है जो अंदर से खाली होती है। अब उस तरह का हमारे पास कोई एक जो है वो एक शेल होना चाहिए। लेट्स सपोज ये उसी तरह का एक शेल मैंने कंसीडर कर लिया। ये सर्कल नहीं है क्योंकि ये हमारी स्क्रीन 2 डायमेंशनल है, लेकिन हम ये सपोज ये कर लेते हैं कि ये एक शेल है और इसके ऊपर ये जो ऊपर कवर होगा, ऊपर जो इसके ऊपर ये कवर दिया हुआ है, इसकी जो मोटाई है, इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है वो स्मॉल t रखी गई है, स्मॉल t रखी गई है। और इसका जो रेडियस है इसका कैपिटल R है और रेडियस बहुत बड़ा है, जबकि जो थिकनेस है स्मॉल t वो बहुत कम है। आप समझ गए होंगे मैं थिकनेस किसकी बात कर रहा हूँ। ये जो ऊपर इसके जो कवर होता है ना, एक बॉल के ऊपर या फुटबॉल के ऊपर जो कवर होता है उसकी थिकनेस की बात हो रही है। उसकी थिकनेस बहुत कम है, सिर्फ t से डिनोट किया गया है, और उसका जो रेडियस है शेल का जो रेडियस है वो कैपिटल R है। अब हम क्या करते हैं, लेट अस टेक अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ अ शेल। अब इस जो शेल का हम एक छोटा सा पार्ट इसके ऊपर ले लेते हैं, मतलब कि हम इसके ऊपर एक सर्कुलर स्ट्रिप जो है वो हम काट लेते हैं। इसके ऊपर एक सर्कुलर स्ट्रिप काट लेनी है। इस तरह एक आपने यूं इस तरह एक सर्कुलर स्ट्रिप काट लेनी है, बिल्कुल हर तरफ चारों तरफ से इर्द गिर्द से आपने इसके ऊपर जो है वो इस तरह की एक जो स्ट्रिप है ना
वो काट लेनी है आपने। ये स्ट्रिप एक पट्टी सी है, ये ऊपर आपने काट ली है। जिस तरह फ़र्ज़ किया आपके पास एक माल्टा है और माल्टे के ऊपर आपने छुरी के साथ उसके ऊपर से ऐसे जब आप काटोगे तो इस तरह उसके छिलका उतारने के लिए तो आप एक जो है वो एक पट्टी सी काट लेते हैं उसके ऊपर से। तो उसी तरह ये बात हो रही है कि इसके ऊपर हमने एक स्ट्रिप जो है इसके ऊपर ये बना ली है, ये वाली स्ट्रिप, सर्कुलर स्ट्रिप। और इसकी मैस रखी है हमने DM। टोटल की जो मैस है ना शेल की, वो कैपिटल M है, और इसकी जो मैस है वो DM रखी है। इसका जो रेडियस है R sin थीटा, इस जो स्ट्रिप का रेडियस है वो R sin थीटा होगा। मसलन मैं ये सपोज ऐसे कर लेता हूँ, और ये जो टोटल रेडियस जो होगा वो कैपिटल R होगा, ठीक है, जो बाहर तक होगा। लेकिन इस स्ट्रिप का रेडियस क्या होगा, तो इसके लिए अब यहां से नॉर्मल ड्रॉ करोगे ऐसे, तो ये एंगल बनेगा थीटा, ठीक है। और आर जो है उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लें तो ये जो कंपोनेंट बनेगा इसका ये बनेगा R sin थीटा, क्योंकि थीटा के सामने वाला है, ये बनेगा R sin थीटा। तो जो R sin थीटा है ना, ये हमारा रेडियस बनेगा इस स्ट्रिप का, ठीक है। R sin थीटा ये रेडियस है, इट्स रेडियस इज R sin थीटा जो कंपोनेंट रिजॉल्व करके मिला है, एंड इट्स लेंथ इज 2 पाई R sin थीटा। क्योंकि हम जानते हैं किसी जब आप सर्कल में इस तरह घूमते हो, पूरा चक्कर लगाते हो, तो जो डिस्टेंस कवर होता है उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। और जो सरकमफेरेंस होता है वो डिस्टेंस होता है जो एक कंप्लीट रोटेशन में हम मुकम्मल करते हैं। सरकमफेरेंस को S से डिनोट करते हैं, S इज इक्वल टू 2 पाई R होता है। 2 पाई R आम जो सर्कल होता है उसका 2 पाई R होता है। लेकिन हमारे पास जो R है रेडियस, वो है R sin थीटा, इसलिए हम लिखेंगे R sin थीटा। ये सर्कुलर स्ट्रिप का जो होगा ना लेंथ, ये होगी 2 पाई R sin थीटा, ठीक है। जनरल जो हम लेते हैं ना, इनका रेडियस R होगा तो 2 पाई R होगा, लेकिन इसका रेडियस क्योंकि हमने कहा R sin थीटा तो इसलिए 2 पाई R sin थीटा आ जाएगी इसकी लेंथ। और इसकी जो विड्थ है, इट्स विड्थ इज R d थीटा, R d थीटा। इसकी जो विड्थ है स्ट्रिप की वो R d थीटा है। इतनी जो विड्थ है ना, ये वाली विड्थ, ये वाली जो विड्थ है इसको हम D क्या कहते हैं, ये वाली मैं विड्थ की बात कर रहा हूँ, यहां से लेके यहां तक इतनी, ये इसे हम लेंथ ऑफ आर्क भी कहते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। और अगर आप थोड़ा सा आपको याद होगा, स्टार्ट में हमने शुरू वाले लेक्चर पढ़े थे, जो लेंथ ऑफ आर्क होती है S से इसको नोट करते हैं, और S इज इक्वल टू R थीटा होता है, S इज इक्वल टू R थीटा, ठीक है। और जो S है लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू, अब जो R है हमारे पास, ये जो स्ट्रिप है इसका रेडियस कितना लिया हमने, R sin थीटा, सॉरी हाँ इसको R रहने दे, कैपिटल R, क्योंकि यहां से लेके यहां तक लेंथ जो है ये R है। R इंटू थीटा को D थीटा कहा गया, थीटा को D थीटा कहा गया। ये इसकी लेंथ ऑफ इतनी विड्थ हो जाएगी इसकी, ये वाली विड्थ हो जाएगी, ये वाली S इज इक्वल टू R d थीटा से। थिकनेस को हम पहले ही T कह चुके हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रिप। पहले आपको वॉल्यूम का फार्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर स्ट्रिप, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर स्ट्रिप इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ इंटू लीनियर विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब मोटाई, आप लोग पढ़ के आए हैं छोटे क्लासेस के अंदर, इंटू थिकनेस, THI
सी के NESS थिकनेस। तो ये लेंथ को विड्थ और थिकनेस से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास वॉल्यूम बन गया। लेंथ हम जानते क्या है, इस स्ट्रिप की लेंथ हमने कैलकुलेट की थी क्या, 2 पाई आर साइन थीटा। ये 2 पाई आर साइन थीटा ये लेंथ होगी, 2 पाई आर साइन थीटा। यहाँ पे विड्थ आर डी थीटा, ये विड्थ बन गई इसकी आर डी थीटा, ये विड्थ आ जाएगी, और जो थिकनेस है वो टी है, इंटू टी आ जाएगा। जब आप तीनों चीज़ों को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा टी, ये या 2 पाई आर स्क्वायर आर इंटू आर, ये आर को आर से आर इंटू आर, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर स्ट्रिप। जो हमने स्ट्रिप काटी ऊपर से उसका ये वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसका हमने स्ट्रिप का मास मालूम करना है। तो डेंसिटी अगर इसकी हमने कहा यूनिफॉर्म डेंस है, यूनिफॉर्म डेंसिटी इसकी, इफ रॉ इज द यूनिफॉर्म वॉल्यूम मास डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द शेल, देन मास कन्फाइंड टू इट्स सर्कुलर स्ट्रिप इज, सर्कुलर स्ट्रिप का मास कितना होगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल मास और वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास और वॉल्यूम, ये हम शूर फार्मूला हम जानते हैं, मास ओवर वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम को तो जाकर मल्टीप्लाई कर दोगे डेंसिटी के साथ तो हमारा मास आ जाएगा। मास जो इसको डीएम कह चुके हैं, तो जब रॉ इंटू डी वी आ जाएगा वॉल्यूम, तो डीएम इज इक्वल टू रॉ इंटू डी वी। रॉ का रॉ वैसे का वैसा आ जाएगा ये, और वॉल्यूम की वैल्यू जो ऊपर आपने पुट की हुई है ये लिखी हुई है 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा टी आ जाएगा। तो ये सारे मल्टीप्लाई हो गया 2 पाई टी रॉ आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये मैस आ जाएगा सर्कुलर स्ट्रिप का। जी दिस इज द फिगर वी हैव। ये जो हमारा जो है वो शेल है, ये वाला, ये सारा ये शेल है। इसकी जो थिकनेस है ये आप देख सकते हैं, इसकी थिकनेस स्मॉल टी रखी गई है, ये वाली थिकनेस आप देख सकते हो, इतनी ये थिकनेस है, इसको स्मॉल टी, ये स्मॉल टी है, थिकनेस को स्मॉल टी से डिनोट किया गया है। ओके, अच्छा, अब इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये रेडियस वाली लाइन जा रही है, ये रेडियस है, इसको कैपिटल आर कहा गया, ठीक है। सेंटर से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस। बाहर आपने एक पॉइंट पी लिया, ये वाला एक पॉइंट पी लिया है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है स्मॉल एम। तो हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला जो शेल है इस तरह फोर्स लगाएगा कि जिस तरह सारे का सारा इसका जो मास है वो उसके इस सेंटर के ऊपर कंसंट्रेट है, ठीक है। अब हमने फिर क्या किया, इसका सेंटर से लेकर डिस्टेंस ये इसको स्मॉल आर कह दिया, ये वाला डिस्टेंस आप देख लो उसको आर कह दिया, ठीक है। ये जो स्ट्रिप है इसको हमने जो है वो ये वाली ये स्ट्रिप ली, इसके ऊपर हमने काट ली, इसके ऊपर जिस तरह पहले मैंने बताया आपको, तो ये स्ट्रिप काट ली इसके ऊपर, इसके मैंने हाईलाइट कर दिए, ये वो उसके ऊपर आपने जो शेल है इसके ऊपर आपने ये इतनी जो स्ट्रिप है ये काट ली है। इस स्ट्रिप का जो रेडियस है वो कितना है, देखो शेल का रेडियस कितना था आर, तो इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस जो है वो आप लोग मालूम करोगे उसी तरह जिस तरह मैंने पहले कहा था कि इसको आप कंपाउंड में रिजॉल्व कर लोगे। यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो आर है, और आप जानते हो आर को एज अ पोजीशन वेक्टर भी ट्रीट कर सकते हैं। आर रेडियस है, स्केलर है, लेकिन आप इसको किसी पॉइंट की पोजीशन को ओरिजिन से शो करने वाले वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर कहलाता है, उसको कंपाउंड में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर आपने ये कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व किया, तो ये आर का कंपोनेंट क्या बन जाएगा, एंगल के सामने वाला कंपोनेंट साइन वाला होता है, ये एंगल जो है इतना ये थीटा है,
थीटा का साउंड वाला कंपोनेंट जो है ये बना आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा। देखिए ये वाला इतना जो ये रेडियस, ये स्ट्रिप का रेडियस है, ठीक है, सेंटर से रेडियस है ना, यहाँ से लेके ये शेल का रेडियस ये ज़्यादा है और ये आर साइन थीटा ये कम है। ओके, अब देखो जो स्ट्रिप नज़र आ रही है आप लोगों को, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसकी जो टोटल लेंथ थी ना, आपने जो टोटल लेंथ कही वो कहा था आपने 2 पाई आर साइन थीटा, लेंथ थी 2 पाई, वैसे तो लेंथ 2 पाई आर होती है लेकिन क्योंकि रेडियस इसका आर साइन थीटा तो इसलिए 2 पाई आर साइन थीटा ये इसकी लेंथ आ गई थी। और इसकी जो विड्थ थी वो आप देख सकते हैं वो आर डी थीटा लिखी गई है। ये विड्थ या ये वाली विड्थ आप देख सकते हो, ये वाली इतनी कितनी चौड़ी है ये स्ट्रिप, तो इसकी जो चौड़ाई है ये मालूम की गई है, ये आर डी थीटा। तो बिल्कुल ये वही वाली चीज़ है जिस तरह हम जानते हैं ना सर्कल के अंदर आप जब 1.2 उधर जाते हो तो उस वक्त हमारे पास ये है, तो ये सपोज सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस है, वो इसको कह लें, इसको ए कह लो, तो बॉडी जब ए से बी तक जाएगा ये इतनी चीज़, तो ए से लेके बी तक, ठीक है, तो ये जो एंगल बना है इसको डी थीटा कहेंगे, ठीक है, इसको डी थीटा, थीटा और डी थीटा में फर्क आ गया ना। ये जो लाइन है ना आर के साथ जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, ये जो इस दोनों का आपस में यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बन रहा है जो चौड़ाई का वो डी थीटा कहा गया। रेडियस इसका हमने कहा था आर है इतना, तो लेंथ कितनी बन जाएगी, एस इज इक्वल टू आर डी थीटा। ये जो एस है ना यहाँ पे ये विड्थ है स्ट्रिप की, तो इसको आर डी थीटा कह लिया आपने। ये जो आपने पीछे बात की थी ना ये आर डी थीटा, ये वाली चीज जो है ये वाली आर डी थीटा, ये वाली आर डी थीटा ये हमारी विड्थ है। थिकनेस डी थी तो फिर आपने वॉल्यूम निकाल लिया था, फिर मैस निकाल लिया था। अच्छा जी, ये ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर। अब क्या कहता है, सिंस एवरी पार्टिकल इन द रिंग ईच ऑफ मास dm इज एट द सेम डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट p, ये पॉइंट p से जो भी हम लेंगे वो सेम डिस्टेंस के ऊपर होगा, इट विल अट्रैक्ट द मास m एट पॉइंट p विद द फोर्स, क्योंकि हर दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएगी डेफिनेटली। जो भी पार्टिकल आप लोगे इस शेल के अंदर, तो उस पार्टिकल में और जो बाहर एक पॉइंट पी पे पार्टिकल मौजूद है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी। अब आपने यहाँ पे जो पॉइंट लिया होगा ये ए पॉइंट कहा, यहाँ पे आपने पॉइंट बी कहा, तो ए पॉइंट का जो ए पॉइंट और जो पी है ये बॉडी, इनके बीच में जो फोर्स होगी उसको आपने डी एफ प्राइम कह दिया, डी एफ प्राइम कह दिया। इसी तरह उतने ही डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस पे ए है ना ए पी से, उतने ही डिस्टेंस पे जो पी होगा, इसलिए ये फोर्स आ जाएगी, इसको भी डी एफ प्राइम कह देंगे, डी एफ प्राइम कह देंगे, और इनका जो एंगल बन रहा है वो अल्फा बन रहा है। अब ये डी एफ प्राइम जो होगी वो किसके इक्वल होगी, ये वो पॉइंट जो आपने ए पे या बी पॉइंट लिया था ना, ये पॉइंट ऊपर जो आपने लिया है इस शेल के ऊपर, तो उसका जो ऐसे पॉइंट पी से, ये पॉइंट पी था जिसकी मैस थी m, और इसको पॉइंट ए कहा या नीचे की तरफ पॉइंट बी लिया था, उतने डिस्टेंस के ऊपर आपने यहाँ पे एक पॉइंट बी लिया था, तो जो इनके बीच में फोर्स थी इसको आपने डी एफ प्राइम कहा था, डी एफ प्राइम। ये फोर्स भी डी एफ प्राइम है और ये भी उतने डिस्टेंस पे है, ये डी एफ प्राइम। ये आपने उस शेल के ऊपर जो दो पॉइंट लिए ना ए और बी, तो कहता ये जो ए और बी लिए तो उनका पॉइंट बी से सेम डिस्टेंस है, फोर्स भी सेम होगी ये, तो ये जो डिस्टेंस है इतना, ये या ये डिस्टेंस जो है वो सेम है। तो अब इन दोनों पार्टिकल के बीच में कितनी फोर्स पाई जाएगी, डी एफ प्राइम कितनी होगी, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करें, एफ इज जी m1 m2 और आर स्क्वायर, एफ को फिर हमने डी एफ प्राइम कहा हुआ है, एफ की बजाय डी एफ प्राइम आ जाएगा, समझ आई बात की ना।
न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, m1 m2 ओवर आर स्क्वायर होता है। तो अब हमारे पास क्या बन गया, ये जो f है ये हमारा आ गया df प्राइम, क्योंकि हमने इसको df प्राइम कहा, ये वाली चीज हम देखिए ये df प्राइम का, इसको f को हम कह देंगे df प्राइम, df प्राइम। तो जी की वैल्यू तो वही रहेगी ना, जी कैपिटल जी तो वही रहेगा, इसलिए ये वो सेम रहेगा कैपिटल जी। m, अब जो बाहर मैस है उसकी मैस है स्मॉल m, ये वाला, और जो पार्टिकल लिया हमने ये वाला, इसकी मैस है dm प्राइम, सॉरी dm, इसलिए हम लिखेंगे स्मॉल m इंटू dm, और डिस्टेंस हमने कहा था, हमने पीछे फिगर में कहा था कि हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम है और वो उसको x कहेंगे। तो x जो है, इतना जो डिस्टेंस है ये वाला, ये इसको x कह लें, ये वाला डिस्टेंस x है, या पॉइंट A का जो डिस्टेंस है वो भी x है फ्रॉम पॉइंट P, ये सारा डिस्टेंस इतना जो है वो यहाँ तक वो x है, इसलिए x का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे जी। ये हमारे पास बन गई फोर्स, ये between the external particle at point P and any point on the shell। अच्छा, अब इस फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसको आप कंपाउंड में रिजॉल्व करो। देखो ये जो इतना एंगल बन रहा था ना, इस एंगल को आपने अल्फा कहा था पीछे, इस एंगल को इतने को अल्फा, और इससे भी ये जो एंगल है ये भी अल्फा ही होगा। अब इसको आप कंपाउंड में रिजॉल्व करो तो ये फोर्स होगी ना, इसके दो कंपाउंड बनेंगे। अब ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन की फोर्स है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से आप नॉर्मल ड्रॉ करो, ठीक है। और ये जो थीटा के सामने कंपाउंड साइन वाला होता है, ये आ जाएगा df प्राइम साइन अल्फा, df प्राइम साइन अल्फा, और जो ये वाला कंपोनेंट होगा ना, ये वाला, इसको एक्सियल कंपोनेंट कहते हैं, एक्सियल कंपोनेंट है ये, इसे ये वाला जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट ज़्यादा कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। ये वाला तो आर डी एफ प्राइम साइन थीटा हो गया ना, साइन अल्फा हो गया। तो ये वाला जो होगा, ये वाला क्या होगा, ये कॉज वाला कंपोनेंट, उसको बोलेंगे डी एफ प्राइम, ये वाला डी एफ प्राइम कॉज अल्फा, डी एफ प्राइम कॉज अल्फा, इसे हम कह लेते हैं डी एफ। ये फोर्स है, इसको हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको एक्सियल कंपोनेंट कहते हैं। ये डी एफ इज इक्वल टू डी एफ प्राइम कॉज अल्फा कह दिया इसको, इस फोर्स को डी एफ लिखा, और जो कंपोनेंट था ना ये वाली फोर्स थी डी एफ प्राइम, ये डी एफ प्राइम, और ये कंपोनेंट बना डी एफ प्राइम कॉज अल्फा, और डी एफ प्राइम कॉज अल्फा को हमने डी एफ से इग्नोर कर दिया। नो, अब जो इसमें डी एफ प्राइम की वैल्यू पुट कर दो, तो डी एफ इज इक्वल टू डी एफ प्राइम की ये वाली वैल्यू जो ऊपर मौजूद है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आपने पुट कर देनी है। तो ये डी एफ प्राइम की वैल्यू पुट करके क्या आंसर आया हमारे पास, डी एफ इज इक्वल टू जी स्मॉल एम डी और एक्स स्क्वायर इंटू कॉज ऑफ अल्फा, ये हमारे पास आ जाएगा डी एफ की वैल्यू। अब इसमें जो डी एम है, ये इसकी वैल्यू हमने शुरू में निकाली थी, आपको याद होगा। तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास, ये जो डी एम है ये वाली, इसकी वैल्यू हमारे पास शुरू में क्या थी, वो थी 2 पाई टी रो एम आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये थी। तो आप वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर ये वैल्यू पुट की, तो जी भी ये साथ आ गया, ये आ गया जी भी साथ, डी एफ इज इक्वल टू 2 पाई जी टी रो एम आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, बटे में एक्स स्क्वायर आ गया इंटू कॉस अल्फा आ गया। इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। The next है we have to use law of cosines। ये ट्रिग्नोमेट्री में एफएससी में आपने पढ़ा हुआ, जिन बच्चों ने मैथ पढ़ी हुई है तो वहाँ पे उनको याद होगा कि ये लॉ ऑफ कोसाइन हमने वहाँ पे पढ़े हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि किस तरह ये जो है वो हम इनको मालूम कर सकते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन किस तरह यूज़ करते हैं। फर्स्ट की ये हमारे पास जो है एक ट्राइंगल है,
ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है, इसकी ये साइड, इसको सपोज मैं ए कहता हूँ, इसे मैं बी कहता हूँ, इसे मैं सी कहता हूँ। अच्छा, अब ये जो सी साइड है ना, इसके जो अपोजिट साइड है, ये इसके जो सामने साइड है सी के, ये जो पॉइंट सी, इसके सामने वाली, इसको स्मॉल सी कहते हैं, स्मॉल सी। ये बी, इसके सामने वाली साइड जो है ये वाली, इसको स्मॉल बी। और जो ए है ना, इसकी जो सामने वाली साइड है, इसको स्मॉल ए लिखते हैं। अच्छा, अब ये जो एंगल है ए वाला, इसको हम अल्फा, ये इसको बीटा, बी वाला बीटा, ए वाला अल्फा, और सी वाले को हम कहते हैं गैमा। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। अब हम तीनों साइडों में से कोई एक साइड मालूम करनी, तीन साइड है ना ए बी सी, तो आपने एक साइड मालूम करनी, सपोज ये सी मालूम करनी है आपने, तो क्या आ जाएगा, लिखेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी दोनों साइड जो है उनका सम ए स्क्वायर, स्क्वायर लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस लगना है, माइनस 2ab माइनस 2ab, कोसाइन है ना तो कॉस आएगा। अब जो सी के जो आपने सी लिया है ना, सी स्क्वायर, तो सी वाला जो एंगल होगा, सी जो साइड लिया ना, सी वाला जो एंगल होगा, सॉरी ये क्या हो गया, ये इसके जो अपोजिट ये वाला एंगल होगा सी वाला, वो अल्फा, गैमा था तो गैमा लेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा फिर देखिएगा, सपोज मैं ये ए स्क्वायर मालूम करना चाहता हूँ, ये ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc, 2bc कॉस, अब ए है ना तो ए की बजाय अल्फा आ जाएगा, ए एंगल अल्फा आ जाएगा, सी है तो गैमा आया था, और अगर बी होगा तो बीटा आएगा। ठीक है, यानी बी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी आ गया ना, बाकी दोनों साइडें कौन सी हैं, सी और ए हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस, अब बी है ना तो बीटा आएगा, ये है लाफ को साइन, इनको आपने यूज करना था। ठीक है, तो हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2r, तो एंगल जो है एक्स वाला वो थीटा आ गया, तो कॉस थीटा। ठीक है, ये ला आपका साइन है, उस तरह आपने यूज कर लिया, पीछे हम फिगर बनाई है ना उसकी, तो उसके यूज करते वो एक ट्रायंगल बन रही है एक। ठीक है, जो आपने पीछे पढ़ा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस को आपने स्मॉल आर कहा हुआ है, इसको आपने रेडियस कहा हुआ कैपिटल आर, और इससे जो है ना, इसे आपने एक्स कहा हुआ है, ये एक्स है। ठीक, ये एंगल था हमारा थीटा। ठीक हो गया, तो हमने मालूम करना था एक्स स्क्वायर, ये वाली चीज, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों का आर का स्क्वायर प्लस का कैपिटल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस 2r स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस 2 स्मॉल आर कैपिटल आर कॉस, तो x के जो अपोजिट एंगल कौन सा है, x के अपोजिट एंगल ये थीटा है। ठीक है, थीटा आ गया, तो उनमें भी देखो ना आप लोग, ये जब c लिया था, ये वाली साइड c ली थी, तो इसके अपोजिट जो एंगल है ये वाला लिया था। ठीक है, तो जब हमने a लिया था, a के अपोजिट अल्फा,
बी के अपोजिट जो साइड अगर लिखेंगे, साइड के अपोजिट एंगल बीटा, ठीक है। तो या इधर आप देखेंगे क्योंकि एक्स मिनिमम कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 आर कॉज आर थीटा आ जाएगा। तो ये है हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन, इसको आप अच्छी जगह याद कर लें। अब यहाँ से आपने 2r निकाल लिया, इन दोनों को उधर ले गए तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो है ना नहीं क्या किया, इसको उधर ले गए और जो ये जो एक्स स्क्वायर है उसको उस तरफ ले गए। तो हमारे पास क्या है 2r cos थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसका आपने दोनों तरफ ले गए हैं। तो यहाँ से cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2r आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, दोनों तरफ x के लिहाज से आप डिफरेंशिएट कर लो। तो ये आ जाएगा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू -2, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा -2x dx ओवर 2r आ जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट्स हैं तो इनका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ये आर स्क्वायर और जो स्मॉल आर स्क्वायर है ये सेम है, कांस्टेंट है, तो एक्स वेरी करता है ना, तो इसलिए जो आपने एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किए तो बाकियों को जो है उनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। -2x वो 2r dx आ गया। तो यहाँ से माइनस कैंसिल कर दिया हमने, तो हमारे पास आ गया साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर डी थीटा। तो अब हम साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू हमारे पास पुट कर सकते हैं, एक्स ओवर आर डी एक्स। तो डी एफ इज इक्वल टू 2 पाई जी टी रो एम आर स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दी, एक्स ओवर आर डी एक्स ये वैल्यू पुट कर दी है साइन थीटा डी थीटा की इंटू कॉस थीटा ओवर एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास कॉस थीटा एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से डी एफ इज इक्वल टू 2, अब यहाँ से आर ये जो क्या हुआ जी, हाँ एक आर से ये एक आर का ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 2 पाई जी टी रो एम आर इंटू 1 ओवर ये x जो है वो हमारे पास ये x से ये वाला x से ये भी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक रह गया x, तो 1 ओवर आर एक्स कॉज अल्फा डी एक्स। इक्वेशन नंबर इसको 2 ट्रीट कर लेते हैं, याद रखिए ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब फिगर से आप देख सकते हैं कॉज अल्फा क्या आएगा, फ्रॉम फिगर कॉज अल्फा किसके इक्वल आएगा, कॉज अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर कॉस थीटा ओवर एक्स। ये वैल्यू कॉस थीटा की फिगर से कॉज अल्फा की सॉरी आप निकाल सकते हो। किस तरह, आइए देखते हैं कि ये वैल्यू कैसे आई होगी। ये हमारे पास था स्फीयर, ठीक, लेट्स सपोज ये स्फीयर है, ये इसका सेंटर था, सेंटर से जो डिस्टेंस था ये इसको हम कैपिटल आर रेडियस ऑफ द स्फीयर कैपिटल आर कहा था, ठीक है। यहाँ पे आपने एक पॉइंट लिया हुआ था P, ठीक, इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस था सेंटर से वो आपने बोला क्या कहा था, लाने लगी क्या कहा था उसको आपने, स्मॉल आर, वो आपने इसको स्मॉल आर कहा था, ये स्मॉल आर था इतना डिस्टेंस, ठीक हो गया। इसे आपने कहा था x, ये जो पॉइंट A लिया था यहाँ पे ये हमारा x पॉइंट था, ठीक है। और ये जो थी इसको हमने एंगल को अल्फा एंगल कहा हुआ था। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक स्टेप ली हुई थी, सर्कुलर स्ट्रिप, ऐसे ये स्ट्रिप ली हुई थी, ये इस स्ट्रिप का रेडियस पता क्या था, याद होगा, इस आर को आपने कंपाउंड में रिजॉल्व कर दिया था, यहां से नॉर्मल ड्रॉ किया था,
ये इतना जो था उसका, ये एंगल थीटा था, ठीक है। और इसके सामने भी ये वाला जो चीज़ थी ना, ये वाला परपेंडिकुलर था, एक था आर साइन थीटा। याद होगा शुरू में यूज भी किया था हमने ये आर साइन थीटा। अच्छा, अगर ये आर साइन थीटा है तो ये क्या होगा, इतना, इसे कहेंगे आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। इतना जो है ना, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ये जो आर है ना, आर रेडियस है, तो आप इसको रेडियस को कैसे कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा वेक्टर है। तो आपको पता है कि किसी भी पॉइंट की जो आप पॉइंट की पोजीशन शो करते हैं ना ओरिजिन से, तो उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, जिसकी मैग्नीट्यूड रेडियस हो सकती है, तो उसका एज अ वेक्टर भी हम ले सकते हैं। तो वेक्टर को फिर जब कंपाउंड में रिजॉल्व करते हैं, इस तरह ये वेक्टर है सपोज, तो वेक्टर को जब भी आप कंपाउंड में रिजॉल्व करते हो तो रेक्टेंगुलर कंपाउंड आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो, ये हमारे पास एंगल है थीटा, तो इसके दो कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास। यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करोगे ऐसे, ये वाला आर कॉस थीटा, और थीटा के सामने वाला जो होता है वो साइन वाला कंपोनेंट, ये आर कॉस थीटा आ जाएगा, और दूसरा कंपोनेंट जो होगा ये साइन थीटा वाला होगा, ये आर साइन थीटा होगा, आर साइन थीटा। अच्छा, आप अब गौर करो कि ये सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस था वो स्मॉल आर था, ये वाला स्मॉल आर है, ठीक है। इतना डिस्टेंस ये वाला आर कॉस थीटा, ये वाला आर कॉस थीटा लिया हमने, बाकी कितना बचा, ये वाला। तो टोटल जो है ना, यहाँ से लेके पी से लेके यहाँ तक ये आर है, इतना आर कॉस थीटा, तो बाकी बचा हमारे पास ये वाला स्मॉल आर, टोटल में से स्मॉल आर में से आर कॉस थीटा माइनस कर लो, आर कॉस थीटा माइनस कर लें, ठीक, ये माइनस कर लिया। इसका मतलब ये जो इतना डिस्टेंस है ना, ये आर स्मॉल आर माइनस आर कॉस थीटा बचा, ये वाला जो है ये वाला एक्स है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इसको मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन गया है ऐसे, ये है स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर कॉस थीटा। इस बात की समझ आई ना, ये कैसे आ गया कि जो टोटल है ना, टोटल जो इतना डिस्टेंस है यहाँ से लेके पी पॉइंट तक, ये वाला सारा, ये वाला है कैप स्मॉल आर, ये वाला है इतना एक्स, तो हमें चाहिए था इतना, ये ठीक है। ये वाली जो चीज़ है ना, ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये वाली, ये परपेंडिकुलर बनता है, ये वाली, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारी, ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, ये थोड़ा सा, ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। हम देखिए, आप जानते हैं कि जो एंगल होता है ना, ये एंगल है अल्फा, एंगल के सामने वाली हमेशा साइड परपेंडिकुलर होती है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक। और परपेंडिकुलर के सामने जो साइड होती है, ये वाली, उसकी जो अपोजिट, वो हाइपोटेन्यूज होती है, इसको हम वक्र कहते हैं, ये हाइपोटेन्यूज है। और जो बाकी बच गई वो बेस होती है, ये वाली बेस है, ठीक। अब जो कॉज है ना, वो तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये एक्स हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज को हमने एक्स कहा हुआ, ये वाला एक्स, ये वाला एक्स बेस है, सॉरी हाइपोटेन्यूज है, ये वाली बेस है। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाली, तो हमारे पास आ गया कॉज अल्फा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारे पास स्मॉल आर माइनस आर कॉस थीटा, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है एक्स।
ठीक, ये कॉज अल्फा आ गया। आल्सो हम कॉज अल्फा को लिख सकते हैं, कॉज अल्फा इज इक्वल टू ये जो x है 1/x लिख लिए इंटू r माइनस स्मॉल r माइनस कैपिटल R, और कॉस थीटा की वैल्यू हमने पीछे पढ़ी है, ये साइन एंगल के अंदर हमने वैल्यू वो वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट कर देनी है, स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2r। तो इस r से ये r हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया कॉज अल्फा इज इक्वल टू 1/x इंटू r माइनस r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 2r। तो 2r और x जो है ये मल्टीप्लाई हो गया, हमारा ये बनेगा एलसीएम आ गया इंटू एक्स एक्स काट के बाकी 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2r स्क्वायर में से r स्क्वायर माइनस की बचा दी हमारे पास x स्क्वायर r स्क्वायर आ गया माइनस r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2rx, ये हमारे पास कॉज अल्फा की वैल्यू आ गई। अब इस कॉज अल्फा की वैल्यू को हमने पुट कर देना इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 हमने पीछे पढ़ी है। तो df इज इक्वल टू 2 पाई जी टी रो एम आर इंटू 1/rx, ये कॉज अल्फा की वैल्यू r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2rx ये पुट कर दी इंटू dx कर दिया। तो इसमें आप देखो ये 2 से ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा जी, ये आ जाएगा पाई जी टी रो एम आर ओवर ये r को r से मल्टीप्लाई कर दें, इस r को इस r से, ये r स्क्वायर आ गया, ये r स्क्वायर आ गया इंटू स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर dx। अब इस r स्क्वायर जो x स्क्वायर है इसको इन दोनों का बटा कर दें और इसका अलग बटा कर दें। जब इसका बटा कर ये प्लस साइन है ये माइनस साइन है, ये मिस्टेक हुई है, ये माइनस साइन है, ठीक है। तो स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, ये याद रखना कि ये माइनस साइन है, गलती नहीं करनी। स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर 1 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। इस इतने को आपने अलग x स्क्वायर में डिवाइड कर दिया, इसको अलग डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1, ठीक। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिए। टू गेट द टोटल फोर्स, अब टोटल फोर्स हासिल करनी है क्योंकि वो तो df था ना, बाय होल स्फीयर ऑन मास m वी इंटीग्रेट इक्वेशन 3 बिटवीन स्मॉल r माइनस r एंड स्मॉल r प्लस r। तो आप इस ये इन लिमिट्स लेके आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा df से इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, f इज इक्वल टू पाई जी टी रो एम आर ओवर r स्क्वायर इंटीग्रल माइनस r टू r माइनस r टू r प्लस r इंटू ये जो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, इसको आप इंटीग्रेट कर लें, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई जी टी रो एम आर ओवर r स्क्वायर इंटू, हाँ जी ये क्योंकि r के लिहाज से करना था तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू माइनस 1/x, इसको आपने ये जो ये ना इंटू इसको आपने इंटीग्रेट कर दिया ना, तो ये क्या आ गया x पावर माइनस 2 पर चला जाएगा ना। तो इंटीग्रेशन क्या करते हैं, पावर में एक प्लस करते हैं और जो आंसर आता है उस पर डिवाइड कर देते हैं, तो -2 + 1, तो ये वाला क्या है बनेगा, ये आ जाएगा माइनस ये -2 + 1 माइनस x पावर -1, x पावर -1, और इसको आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू -1/x लिख सकते हो, 1/x लिख सकते हो। तो ये देखो ये वही चीज़ आई हुई है, ये वाली सॉरी ये वाली वही चीज़ है, ये -1/x, ये इसको आपने इंटीग्रेट किया, ठीक है। तो फिर आ गया प्लस ये 1 को इंटीग्रेट किया 1 dx, तो dx रह जाएगा अकेला प्लस x, और फिर आपने होल के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देनी है, ये r, हाँ जी ये r माइनस r, सॉरी ये वाली लिमिट्स है, ये r माइनस r लोअर लिमिट और r प्लस कैपिटल ये अपर लिमिट अप्लाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दो, तो हमारे पास ये सारा, इसको हल कर लें कि आपने x की बजाय जो है ना लिमिट पुट कर देनी है, x की वैल्यू पुट करके ये सारा देखेंगे
हमारे पास ये स्मॉल माइनस से ये कट गया, ये आर से ये आर कट गया, तो आर 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 4r आ जाएगा, 4r। तो ये जी इंटू 4 पाई रो आर स्क्र टी एम ओवर आर स्क्र। तो ये जो चीज़ थी जी, इसको हम शुरू में मैस निकाली थी, टोटल मैस ऑफ द बॉडी, ये आ जाएगी, ये कैपिटल एम, ये कैपिटल एम आ गया, ठीक है, स्मॉल एम और आर स्क्र। दिस इज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दिस इज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेयर कैपिटल एम इज इक्वल टू 4 पाई रो स्क्र टी रो 4 पाई आर स्क्र टी रो total mass of the shell. Thus we have proved that uniformly dense spherical shell attracts an external point P, या वहाँ पे जो mass पड़ा हुआ M, as if all mass was concentrated at its center। तो ये हमने जो है वो निकाल लिया, जिस तरह पूरे का पूरा बॉडी का जो mass है वो सेंटर के ऊपर पड़ा हुआ है। तो सेंटर के लिहाज से आपने जो आर डी ये डिस्टेंस ली है, तो ये हमारे पास आ गई फोर्स on external mass small m by the spherical shell। ये प्रूव हो गया हमारा फर्स्ट शेल थ्योरम। Now we have second shell theorem. This is second shell theorem now। ये हमारा सेकंड शेल थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2 क्या है? A uniform spherical shell of matter exerts no gravitational force on a particle located inside it। पहले तो हमने पॉइंट बाहर लिया था ना, अब पॉइंट अगर हम अंदर लेंगे, अगर हम बॉडी अंदर लेंगे शेल के किसी भी जगह पे अंदर रखेंगे, तो कहता है कि वो बॉडी वो जो उस पर फोर्स एक्ट नहीं करेगी। आपने अब जो शेल है वो आपने जो पॉइंट है वो पहले बाहर लिया था ना, इधर कहीं पॉइंट इधर लिया था आपने, अब वो पॉइंट आपने इधर नहीं लेना, बल्कि इसकी बजाय आप क्या करोगे, इस पॉइंट को इसके इनसाइड ले लोगे, इनसाइड पॉइंट पी ले लिया। बाकी उसी तरह हमने उसकी ड्रॉ कर लेनी फिगर, वही ए और बी पॉइंट होगा ये, बाकी हर चीज़ उसी तरह ड्रॉ कर लेनी मुकम्मल तौर पे फिगर। ठीक है, अब जो फोर्स होगी वो इस पॉइंट के ऊपर निकालनी, कितनी लग रही होगी। तो शेल थ्योरम न्यूटन कहता है कि इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करनी चाहिए। अब इस बात को हमें प्रूव करना है कि बाकी इस पे फोर्स एक्ट नहीं करती, क्योंकि ये इनसाइड पड़ा हुआ है शेल थ्योरम शेल के। तो इफ पी पॉइंट इज लोकेटेड इनसाइड द शेल, देन जो स्मॉल आर होगा वो आर से लेस हो जाएगा, क्योंकि जब अंदर होगा ना, तो पार्टिकल जब अंदर तभी हो सकता है जब उसकी जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि इतना डिस्टेंस तो कैपिटल आर है, रेडियस तक रेडियस है। जब पॉइंट आप अंदर लोगे, कहीं भी पॉइंट लोगे अंदर, तो वो जो बॉडी होगा वो रेडियस से कम डिस्टेंस के ऊपर होगा। ठीक है, तो इसलिए जो आर होगा ना, इसका जो पॉइंट आर जो है वो अब लेस होगा कैपिटल आर से, रेडियस ज़्यादा होगा, स्मॉल आर जो होगा वो लेस होगा। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो होंगी वो बदल जाएंगी, कैपिटल आर माइनस आर टू कैपिटल आर प्लस आर आ जाएंगी। ठीक है, पहले हमने स्मॉल आर प्लस आर टू स्मॉल आर माइनस आर लिए था ना। अब जो लिमिट्स हैं वो उल्टा देनी है आपने। जब उल्टा की लिमिट उसी में आप लोग पुट करोगे, उसी जगह पे जहाँ पे आपने पहले लिमिट्स करके इंटीग्रेशन करके आपने ये इंटीग्रेशन की थी, इसकी ये लिमिट अप्लाई कर देनी है। अब लिमिट अप्लाई करोगे ना, देखो आंसर कितना आता है, आंसर आता है 0। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। अब आप लोगों ने सिंपल लिमिट उल्टा देनी है, लिमिट उल्टा के तो दोबारा पुट करनी है, क्योंकि जो डिस्टेंस होगा ना स्मॉल आर, वो आप पहले से जो लेस हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है वो लेस हो जाएगा, इसलिए आप लिमिट्स को चेंज कर देना है। ठीक है, अब लिमिट आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और कैपिटल आर प्लस आर जो है ये लिमिट लेनी है। तो अब इन लिमिट्स के बीच में अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो फिर क्या आती, फोर्स आती है हमारे पास 0। तो इस शेल थ्योरम में हमने यही सेकंड शेल थ्योरम में कहा था कि जो इंटरनली पॉइंट होते हैं ना, इंटरनल जो पॉइंट मौजूद होते हैं शेल के, उनके ऊपर वो कहीं भी होगा उसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं करते हैं। बाहर वाले पॉइंट्स के लिए जो वो शेल होता है वो इस तरह बिहेव करता है एज ऑल इट्स मास इज कंसंट्रेटेड इज लाइंग एट इट्स सेंटर।
तो ये फर्स्ट शैलो थ्योरम था। सेकंड थ्योरम में, सेकंड शैलो थ्योरम में आपने ये बात कही कि किसी किस्म की फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करेगी फॉर ऑल दोज पार्टिकल्स विच लाई इनसाइड द स्फेरिकल शेल। अल्लाह हाफिज़।